जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं, जो कि आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 72वें प्रीलिम्स का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखें टेस्ट नंबर 17 का आज आपका पार्ट 2 होने वाला है। धन्यवाद। देखिए, एग्जाम में मात्र आपका 15 दिन बचा हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो को 1.20x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आपका फुल कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्या के साथ में। चलिए, इधर बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 76 से 75 आपका हो चुका था, ध्यान रखिएगा। अगर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। ये 76 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, देखिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में क्या मिलाया जाता है ताकि इसकी गंधहीनता के कारण रिसाव का पता लगाने में मदद मिल सके। बताइए क्या मिलाया जाता है, तो आपका देखिए एथिल मर्केप्टन में मिलाया जाता है। ध्यान रखिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, तरलकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उत्पादन प्राकृतिक गैस और तेल शोधन के प्रसंस्करण के दौरान किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जो सिलेंडर या टैंक में भंडारण के लिए उच्च दबाव के अलग अलग तरलकृत होते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की। और पूरा डिफिनेशन अगर देने लग जाएंगे भैया तो आपका एक वीडियो निकल जाएगा एक डिफिनेशन में। पता निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। क्या बोल रहा है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। कौन सा आपका नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है सो आपका देखिए जल में घुली चीनी, ये जो है सो आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए, विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, जिसे प्राय उन्हें अलग अलग पदार्थों जैसे पानी पर तैरते तेल के रूप में देखा जा सकता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। 78 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। किसके बारे में, कोलाइडल विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, ए में है कोलाइडल कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपको गलत है। देखिए, कोलाइडल कणों को नग्न आंखों से आपको नहीं देखा जा सकता। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कोलाइडल विलयन के बारे में। देखिए, वह एक ऐसा जिसमें से एक सामग्री समान रूप से एक तरल में बिखरी हुई कणों को पूरे मिश्रण के समान रूप से विपरीत किया जाता है, जो निलंबन की तुलना में उनके छोटे आकार के कारण जताशीय दिखाई देता है। हालांकि कोलाइड वास्तव में विषय मिश्रण है, जिसे दूध। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की और 79 की ओर। सॉरी, बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ये तो आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे। बताइएगा 80 नंबर प्रश्न क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है, इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग बताइएगा। देखिए, ए में है सिरका एसिटिक अम्ल, क्या एक सुमेलित है, तो एक आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। बी में संतरा सिट्रिक एसिड, बिल्कुल सही सुमेलित है। टमाटर टार्टरिक एसिड, जो कि बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अब इसका बताएंगे इसका क्या सही उत्तर होगा। चींटी का डंक मेथनोइक एसिड, बिल्कुल आपका सही है। इसमें बोला कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल मतलब कि सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टमाटर में और जगह ऑक्सालिक एसिड हो जाएगा। कौन सा जगह, ऑक्सालिक एसिड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर का घटक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर का घटक नहीं है। कौन सा आपका नहीं है, तो ये आपका चांदी जो है सो आपका ये नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर का घटक नहीं है, तो चांदी आपका जो है सो सिल्वर जर्मन सिल्वर का घटक आपका नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसका सोल्यूशन हम नहीं लिखे भैया, थोड़ा सा हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए, अगला नंबर प्रश्न बताइएगा 82 नंबर प्रश्न, लाइकेन निम्नलिखित जीवों में से किसके बीच सहजीवी संबंध हैं। बताइए, लाइकेन निम्नलिखित जीवों में से किसके बीच सहजीवी संबंध है। किसके बीच सहजीवी संबंध है, तो आपका शैवाल और कवक के बीच आपका है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, लाइकेन सहजीवी संबंध है, जिसका अर्थ है शैवाल और कवक के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संघ है। शैवालीय भाग, जिसे क्या बोलते हैं फाइकोबियोन्ट कहा जाता है, स्वपोषी होता है, जबकि कवक भाग में क्या माइकोबियोन्ट के नाम से जाना जाता है, जो क्या होता है विषमपोषी होता है, याद रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रश्न नंबर 83 की ओर। बताइए, भारत में
थियोसोफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। अगर भैया अगर हमसे कहीं पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गलती हर किसी से होता है, ऐसा नहीं एक ऐसा वर्ड आ जाता है जो कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा भाई मेरा सपोर्ट थोड़ा सा कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए भारत में थियोसोफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना। देखिए ए में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में देखिए इस आंदोलन में ने वैज्ञानिक तर्कवाद पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल क्या है तो गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सही उत्तर देखेंगे। दो का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इनमें कर्म और पुनर्जन्म जैसी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया तथा उपनिषदों संख्या योग एवं देवांत से प्रेरणा ग्रहण की। ध्यान में रखिएगा प्रेरणा ग्रहण की। सोसाइटी में सार्वभौमिक बंधुत्व और अत्याधुनिक विकास को बढ़ावा दिया, न कि भौतिक वैज्ञानिक तर्कवाद को। ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर राशि का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि केवल एक आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। बताइए 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ कौन सा कथन सही है बताइए। एक में भारत के उच्च राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जिससे कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल क्या बताइए, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन एक आपका क्या है तो बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों को प्रमुख एवं सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में। दोनों कथन आपका सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 85 की ओर। बताइए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में आपका है अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी। क्या कथन एक आपका सही है बताइएगा। क्या कथन एक सही, तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कथन 2 में है, कथन एक आपका बिल्कुल एक सेकंड रुक जाइए भैया, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए कथन 2 आपका बिल्कुल गलत है। अगर 2 का हम सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए सदस्यों को आंतरिक मामलों पर प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने या दिए गए उत्तरों पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल एक आपका सही है। सही नहीं पूछ रहा था, हाँ कौन सा सही है, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 86 की ओर। बताइए भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। क्या बोल रहा है, भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन एक में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण और ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए की गई थी, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थन पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही नहीं है भैया। ध्यान कथन 2 आपका सही नहीं है। अगर कथन 2 सही नहीं है तो इसका सही सोल्यूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदार समर्थन पूर्वाग्रह के विरोध में वर्ष 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर, इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 87 की ओर।
मतलब भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था? बताइए किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था? तो ये देखिए आपका 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों का अभाव के कारण आपका दिया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजटीय शक्तियों का अभाव है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 88 की ओर। बताइए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई थी? बताइए द इंडियन सोशियोलिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई थी? तो इंडियन हाउस से आपका प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा। देखिए इंडियन हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा ब्रिटेन के भारतीय राष्ट्रवादी छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में की गई थी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 89 की ओर। बताइए कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या देखिए वेलुथम्पी का विद्रोह से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। प्रश्न नंबर 90 की ओर। बताइए 1859 नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? क्या बोल रहा है? कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? 1859 के नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कथन 1 में इसका नेतृत्व बंगाल के नदिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बताइएगा। तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक इसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 1859 के नील विद्रोह के संबंध में दोनों कथन आपका सही है भैया, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 91 की ओर। बताइए ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हाफ ऑफ सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? बताइए ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हाफ ऑफ सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? तो ये आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आपका संदर्भित करता है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए भैया जो इजी क्वेश्चन रहता है उसमें थोड़ा सा हम लोग जल्दी निकलेंगे, ताकि सोल्यूशन देने में उस सब क्वेश्चन का मजा आता है जो कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो हल्का हार्ड क्वेश्चन है उसको में सोल्यूशन देने में थोड़ा मज़ा आता है। बताइए निम्नलिखित में से किसी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ण भारतीय परंतु रुचि और बुद्धिमत्ता में अंग्रेज व्यक्तियों का एक ही वर्ग विकसित करने के लिए विचार का समर्थन किया गया था? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ण से भारतीय परंतु रुचि और बुद्धिमत्ता में अंग्रेज व्यक्तियों का एक वर्ग विकसित करने के लिए विचार का समर्थन किया था? तो विचार करने का समर्थन आपको किया था, तो ये आपका थॉमस मैकाले किए थे। ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए थॉमस मैकाले का मानना था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय होगा, लेकिन किंतु रुचि विचार और आचरण से में अंग्रेज होगा। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 की ओर। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार से 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त करने वाले एक अंग्रेजी मिशन के नेतृत्व किसने किया था? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार से 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त करने वाले एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका जॉन सुरमन किए थे। कौन किए थे? ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम सोल्यूशन देखेंगे, तब थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी प्रतिनिधिमंडल ने मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार का दौरा किया और वहां से 3 महत्वपूर्ण फरमान प्राप्त किए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता की नीति शुरू की? बताइए निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता की नीति शुरू की थी? तो कौन आपका शुरू किए थे? तो ये आपका लॉर्ड लॉरेंस किए थे। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 की ओर।
तो महात्मा गांधी ने गंगाधरराव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगांव जाने से रोक सकती है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा भैया थोड़ा सा। तो महात्मा गांधी ने गंगाधरराव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगांव जाने से रोक सकती है। देखिए, उन्होंने यह बात निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भाग लेने के अपने आवश्यक को संदर्भ में कही थी, बताइएगा। तो ये आपका जो कहें थे, ये कहते हैं होम रूल लीग अधिवेशन वर्ष 1916 में बोले थे, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा सोल्यूशन से सुनेंगे भैया, तब थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, इसका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा भैया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वर्ष 1916 में महात्मा गांधी को बेलगांव के लोगों द्वारा शहर में होम रूल लीग के पहले अधिवेशन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जहां उन्हें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के साथ मंच साझा करना था। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी कांग्रेस के अंदर एक उपसमूह आंदोलन में शामिल न होने की सलाह देने के बावजूद गांधी जी ने और गंगाधर राव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगांव जाने से रोक सकती है। तो रखिएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। बताइए, 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बंगाल की कृषि संरचना का अधियार शब्द का क्या तात्पर्य था, बताइए। इसका शब्द का आपका क्या तात्पर्य था, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो खेती करने वाले, उपज का हिस्सा जमींदारों के साथ साझा करने वाले, बटाईदार, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा फिर से पढ़ते हैं भैया, तब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बताइए, 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बंगाल की कृषि संरचना में क्या अधियार शब्द का तात्पर्य क्या था, बताइए। अधियार शब्द का क्या तात्पर्य था, तो आपका था अधियार शब्द का हो गया खेती करने वाले, उपज का एक हिस्सा जमींदार के साथ साझा करने वाले, बटाईदार, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किसे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे, बताइए। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता आपका सिंधु मुर्मू तथा कन्हू मुर्मू थे, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संथाल विद्रोह 1855 से 56, इसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के विरुद्ध एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह था। इसका नेतृत्व मुख्य रूप से सिंधु मुर्मू और कन्हू मुर्मू ने संथाल परगना क्षेत्र वर्तमान झारखंड में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में मुगल मनसबदारी प्रणाली में मनसबदारों को समानता नगद भुगतान करने के क्रम में उन्हें अपना पद और दायित्व बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था, जो कि कथन एक आपका क्या है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिए। कथन एक आपका बिल्कुल सही नहीं है। कथन दो में मासिक वेतन प्रणाली के तहत सैनिकों और घोड़ों की संख्या कम हुई थी, लेकिन उन्हें एक सरदार को अपना पद बदलने के बिना बनाए रखना होता था, जो कि कथन दो भी आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, क्या बोल रहा है, मासिक वेतन प्रणाली के तहत सैनिकों और घोड़ों की संख्या कम हुई थी, जिन्हें एक सरदार को अपना पद बदलने बिना बनाए रखना होता था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर। कथन अभिकथन एक है, कारण आ रहा है। देखिए, कथन एक में क्या है, उज़्बेक आक्रमणों को रोकने और मुगल क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए अकबर ने हिंदू कुश के समांतर एक रक्षात्मक सीमा स्थापित की। क्या अभिकथन एक आपका सही है, बताइए। क्या अभिकथन एक आपका सही है, तो अभिकथन एक जो है सो आपका बिल्कुल सत्य है। क्या है, अभिकथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में देखिए, अब्दुल्ला खान उज़्बेक के साथ हिंदू कुश को सीमा के रूप में परिभाषित करने वाले समझौते को काबुल और कंधार पर उज़्बेक के दावों को प्रतिबंधित किया, ध्यान रखिए। कारण आर भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ए और आर दोनों आपका सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 के ऊपर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है, बताइए। सही सुमेलित इसमें कौन सा है, क्या दिया कृतियाँ दिया हुआ है, लेखक, बताइए। इकबालनामा
ए जहांगीरी के लेखक कौन है? क्या मुआदत खान है? बताइए क्या मुआदत खान है? तो बताइए मुआदत खान बिल्कुल हैं। 2 में है, ये आपको सम्मिलित नहीं है, 3 भी आपको सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिए, तो इसके इसीलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। ध्यान रखिएगा, देखिए 2 और 3 आपको सम्मिलित नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इसका सही सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए। अगर 2 का सही उत्तर क्या होगा और 3 का सही उत्तर क्या होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 की ओर। बताइए पद है और वितरण है, इसमें बोल रहा है कौन सा सही सुमिलित है। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमिलित है ये आप लोग को बताना है। इसमें से कौन सा सही सुमिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए एक में देखिए सरंजाम प्राधिकारियों या सैन्य अधिकारियों को उनके सेवा के लिए दिया गया राजस्व अनुदान, ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। देखिए मिरासदार क्या वंशानुगत भूमिधारक को अपने संग्रह का एक हिस्सा राज्य को दे देते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 सही नहीं है, 4 सही नहीं है। ध्यान रखिए, तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 की ओर। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना। देखिए एक में है ताजमहल हुमायूं के अकबरे की संरचना पर आधारित है और यह तैमूरी शैली की स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है ताजमहल का मुख्य मकबरा अष्टकोणीय है जिसके मध्य मुमताज महल की कब्र है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कथन 2 भी सही है। ध्यान रखिए क्वेश्चन को थोड़ा याद करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में तुगलक काल के स्थापत्य में चतुर्थ कोणीय मेहराब को एक समयक बीम को सिगलित किया गया। क्या कथन 1 आपका सही है, बताइए बहुत इजी क्वेश्चन भी है, तो कथन 1 जो है सबका बिल्कुल सही है। कथन 2 में तुगलक वंश ने ही भारत में अष्टकोणीय मकबरा योजना की शुरुआत की थी जिसके बाद मुगलों ने पूर्ण किया। ध्यान रखिए कथन 2 आपका क्या सही है, तो कथन 2 भी आपका जो है सो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए कथन 2 आपका बिल्कुल सही है भैया, मिस्टेक खा गए ना आप लोग, गलत और सही को पहचानिए थोड़ा सा, इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रश्न नंबर 104 के बताइए निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बतापी का विजेता की राजकीय उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने बतापी कोंडा की राजकीय उपाधि धारण की थी, तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने किए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए नरसिंह प्रथम 1630 से लेकर 1668 ईस्वी में बतापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद बतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है बतापी का विजेता। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताइएगा, प्रश्न नंबर 105। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में पनित शब्द का क्या अर्थ है। बताइए प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में पनित शब्द का अर्थ है, बताइएगा कितना बढ़िया। पनित शब्द का अर्थ क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आपके हो जाएगा व्यापी, देखिए यात्रा व्यापारी या कारवा व्यापारी। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पनी के बारे में ध्यान रखिए, पनी का अर्थ क्या होगा, तो यात्रा व्यापारी या फिर कारवा व्यापारी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 106 की ओर। बताइए चौक और मित्रभंग लयात्मक तकनीकें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से आपका संबंधित है। देखिए ओडिसी देश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अपनी कोमल भव्यता और क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ओडिसी भक्ति, प्रेम और मानवीय भावनाओं जैसे विषयों को दिखाती है जो सांसारिक और दिव्य तथ्यों को मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में दूसरी शब्दावली पूर्व ईसा पुरातात्विक अवशेषों के प्राचीन मूल्य को प्रमाणित करते हैं। ध्यान रखिएगा भैया, थोड़ा सा लंबा हो गया तो भैया सोल्यूशन, और सोल्यूशन इसका देते तो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए बीच में थोड़ा सा रोक दिए हैं।
बताइए 107 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में ताम्रपाषाण स्थल है और राज्य है, इसमें क्या बोल रहा है, सही सुमेलित करना है। अपन लोग को क्या करना है, सही सुमेलित करना है। देखिए सही सुमेलित, देखिए ए में है आहड़, क्या राजस्थान, बिल्कुल सही सुमेलित है। क्या था, मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। दैमाबाद किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। नवदा टोली आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल आपका गलत है। क्या, तो आपको बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग बताते हैं, क्या था, नवदा टोली। नवदा टोली, देखिए नवदा टोली मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी तट पर स्थित है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ ये आंध्र के काट दीजिएगा और मध्य लगा दे, मध्य प्रदेश में आपका है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 108 की ओर। प्रश्न नंबर 108 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अभिकथन 1 है, कारण आर है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार जिसके उत्तर दक्षिण विस्तार से अधिक है, बिल्कुल आपका गलत है। ये दो अक्षांशों के मध्य दूरी स्थिर रहती है, जबकि दो देशांतर के मध्य दूरी भूमध्य रेखा के ध्रुवों और घटती जाती है, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ए आपका गलत है, आर आपका सही है। तो ए गलत, आर सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 की ओर। बताइए भारत के मानक मध्यम रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। क्या बोल रहा है, भारत की मानक मध्यम रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में भारत की मानक मध्यम रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या कथन 1 आपका सही है, कथन 1 जो है आपका बिल्कुल सत्य है। कथन 1 आपको बिल्कुल सत्य है। देखिए भारत की मानक मध्यम रेखा उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से राज्यों से होकर गुजरती है। कथन 2 आपको बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए कथन 2 आपको बिल्कुल गलत है, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मध्यम रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, देखिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर उतरती है, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। बताइए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के आरोही क्रम सबसे कम से सबसे अधिक में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है, सबसे कम से सबसे अधिक में व्यवस्थित करना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, किसके अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों को जनसंख्या के अवरोही क्रम, जनसंख्या के अवरोही क्रम में क्या करना, सही सजाना है। देखिए पहला आपका कौन सा हो जाएगा, पहला आपका सिक्किम हो जाएगा, ध्यान रखिए ये आपका पहला हो गया। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, पहला, उसके बाद हो जाएगा आपका मिजोरम, ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका तीसरा हो जाएगा। फिर हो जाएगा गोवा, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। निम्नलिखित हिमालय घाटियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो निम्नलिखित हिमालय घाटियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। क्या बोल रहा है, सही उत्तर को चुनने के लिए बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया। पहला तो देखिए आपका हो जाएगा दून घाटी, पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कश्मीरी घाटी, फिर आपका हो जाएगा नुब्रा घाटी, ध्यान रखिए। बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, इसको छांटना बहुत इजी था, ध्यान रखिए। देखिए दून घाटी, क्या दून घाटी शिवालिक श्रेणी तथा लघु हिमालय श्रेणी के मध्य स्थित है, जिसे देहरादून और कोटली दून तथा पाटली दून या उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पूरा सोल्यूशन बताएंगे तो बड़े बहुत टाइम लग जाएगा भैया, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से फास्ट में निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 112 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है, पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहला आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, पहला आपका हो जाएगा डाफला पहाड़ी, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मीरी पहाड़ी, ध्यान रखिए। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा कौन सा, तीसरा हो जाएगा आपका आबोर पहाड़ी, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका बिस्मी पहाड़ी, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जैसे था भैया वैसे ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर। बताइए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ए में आपका भावर कंकड़ क्षेत्र, ये तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल सही। इसमें बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया, ध्यान रखिए। तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। दो में दलदली क्षेत्र, बिल्कुल आपका तराई बिल्कुल सही है। मतलब बांगर नवीन जोड़ोर बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। खादर पुरानी जोड़ोर बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर किस पे, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 और 4 आपका सही सुमेलित नहीं है। हम माफ कीजिएगा, उसका सही सॉल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। बताइए नदी है और सहायक नदियाँ कहाँ मिलती है। इसमें बोल रहा सही सुमेलित हैं, कौन सा सही सुमेलित है। नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ कहाँ मिलती है। बताइए चंबल नदी कहाँ मिलती है। बताइए चंबल नदी आपका कहाँ मिलती है। तो चंबल नदी जो है सबका यमुना नदी इटावा के पास मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी हीरापुर में मिलती है। शिप्रा नदी चंबल नदी नीमच कोटा सीमा के पास मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीनों जो है सबका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था भैया। ये किसको नहीं पता, चंबल नदी यमुना नदी इटावा के पास मिलती है, बेतवा आपका यमुना हीरापुर में मिलती है, ठीक है, हमीरपुर में मिलती है। शिप्रा आपका चंबल नदी किस में मिलता है, कोटा सीमा के पास मिलती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था भैया ये। अगला 115 नंबर प्रश्न बताइए, तटीय क्षेत्र है और शामिल राज्य हैं। क्या बोल रहा है, तटीय क्षेत्र है और शामिल राज्य हैं। इसमें देखिए तटीय क्षेत्र है और शामिल राज्य हैं। तो कोंकण तट, इसमें बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा क्या आपका सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। क्या आपका सही सुमेलित हैं, बताइए यस या नो, सीधा बताइए यस या नो, यस या नो। माफ़ कीजिएगा भैया, इसका आंसर हम नहीं लिख पाए हैं, इसीलिए माफ़ कर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 115 नंबर प्रश्न का। चलिए 116 नंबर प्रश्न का बताइएगा। 116 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए नाइट्रोजन चक्र की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाइट्रोजन चक्र की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है, बताइएगा। देखिए कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। थोड़ा सा जुमाड़ कर दें। देखिए पहला आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिए। दूसरा आपका हो जाएगा नाइट्रीकरण, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, पौधों द्वारा स्वांगीकरण, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा विनाइट्रीकरण, ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, नाइट्रोजन चक्र की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान में रखिए, नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था, हम कर दिए हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगला 117 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या बोला, कौन सा सुमेलित नहीं है, सही उत्तर इसमें आपको चुनना है। तो लाइकेन सहोपकारिता क्या आपका सही सुमेलित है, बताइए क्या आपका सही सुमेलित है। तो आप लोग बोलिएगा जी भैया बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। बताइए कैटल एग्रोट पशुचारण सोहोपकारिता बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए फीता कृमि मनुष्य, अरे भैया फीता कृमि और मनुष्य परजीविता बिल्कुल सही सुमेलित है। बाघ और हिरण पर भक्षण बिल्कुल आपका सही सुमेलित। इसमें बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दो जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। बताइएगा वन्य जीव प्रजातियों को उनकी वर्तमान IUCN रेड लिस्ट संरक्षण स्थिति से जोड़ने वाले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वन्य जीव प्रजातियों को उनकी वर्तमान IUCN रेड लिस्ट संरक्षण स्थिति से जोड़ने वाले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। देखिए ए में आपका ग्रेट इंडियन
बेस्टर्ड क्या गंभीर रूप से संकटग्रस्त, बिल्कुल सही सुमेलित है। कि वाइट रम्पड गिद्ध क्या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए ओलिव रिडले कछुआ गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही नहीं है। ये घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, वन्यजीव अभ्यारण्य, सारा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, उनके वन्यजीव प्रजातियों को उनकी वर्तमान IUCN रेड लिस्ट संरक्षण स्थिति से जोड़ने वाले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 119 की ओर। बताइए संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान रूप से पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर समान रूप से पाई जाती है और कौन सा कथन पर सही है, ये आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिमाग से हटाइएगा तो भैया आपका रिजल्ट वो दिमाग से निकल जाएगा। संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान रूप से पाई जाती है। कौन सी विशेषता को समान रूप से पाई जाती हैं कि इन दोनों को वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से पेश किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है, दो में है। दोनों ही मामलों में क्षेत्र के दैनिक संरक्षण को देख रेख के लिए एक स्थानीय प्रबंध समिति का गठन का आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या था, संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो ये दोनों विशेषता जो है सबको बिल्कुल पाई जाती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला 120 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, पर्वत शिखर है, अफ्रीका पर्वत शिखर है। सूची 2 में आपका स्थान है। बताइए माउंट किलिमंजारो आपका कहाँ स्थित है। बताइए माउंट किलिमंजारो आपका कहाँ है। तो माउंट किलिमंजारो भैया देखिए वो आपको बच्चों बता देगा, माउंट किलिमंजारो जो है सो आपका कि कहाँ है। देखिए माउंट किलिमंजारो आपका तंजानिया में है, कहाँ है, तो आपका तंजानिया में है। बताइए माउंट टेबकोल आपका कहाँ है, तो माउंट टेबकोल आपका कहाँ है, जल्दी बताइए। माउंट टेबकोल कहाँ है यार। अच्छा माउंट टेबकोल को रहने देते, देखिए इसका आंसर हमको मालूम नहीं है। बताइए माउंट स्टैनली आपका जो है कहाँ, युगांडा DR कांगो में है, कांगो में। देखिए ये आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा, सॉरी ये आपका 2 में हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए आंसर इसको मालूम नहीं है, लेकिन हम जितना हमको पता है उसके कारण से मिला दे रहे हैं। देखिए माउंट होगर पर्वत, क्या माउंट होगर पर्वत, ये आपको बताइए कहाँ मिलान होगा, जल्दी बताइए। 120 का से आंसर देखना पड़ जाएगा भैया, नहीं होगा। अरे कुछ गलत हो जाएगा तो अरे बोलिएगा आपने मन से बता दिए भैया को, गलत सलत तो अच्छा नहीं लगता है, बताइएगा। देखिए एक में माउंट किलिमंजारो पर तंजानिया हो गया, ये तो आपको हम सही बताए हैं। उसके बाद देखिए माउंट टेबकोल आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका मोरक्को में हो जाएगा। माउंट स्टैनली आपको 2 में देखिए बताएं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 में है माउंट होकर पर्वत, ये आपका अल्जीरिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 तो देखिए अब जब तक हम बताए थे ये सही बताए थे, फिर हम समझ में आ गया हमको कि नहीं ये हमसे नहीं होने वाला है। 121 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित मरुस्थलों को उनके कुल भौगोलिक आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। छोटे क्षेत्र के सबसे छोटे क्षेत्रफल से सबसे बड़े क्षेत्रफल तक, क्या बोल रहा है, मरुस्थलों को उनके कुल भौगोलिक आकार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे छोटे क्षेत्रफल से सबसे बड़े क्षेत्रफल से, मतलब छोटा से बड़ा तक हम लोग को जाना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। देखिए तो पहला तो देखिए आपका हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा बताइएगा, तो दूसरा आपका तो हो जाएगा देखिए कहाँ है, तो आपका गोभी मरुस्थल, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसका तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा देखिए अरब मरुस्थल, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल, ये आपका चौथा हो जाएगा। और देखिए अंटार्कटिक मरुस्थल, ये आपका 5वां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को याद करने के लिए बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और थोड़ा सा इस पर ध्यान लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर।
बताइए निम्नलिखित में से कौन से संप्रभु राष्ट्र कैस्पियन सागर के साथ प्रत्यक्ष भौतिकी तटरेखा साझा करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से संप्रभु राष्ट्र कैस्पियन सागर के साथ प्रत्यक्ष भौतिक तटरेखा साझा करते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष भौतिक आपका तटरेखा आपको करते हैं, साझा करते हैं, कौन करते हैं? एक सेकंड रुक जाइए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका, चलिए इसका आंसर भी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मेरे पास नहीं है। देखिए हर बार जो क्वेश्चन का मेरे पास आंसर रह जाता है, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर हम छोड़ देते हैं आप लोग पे, ताकि आप लोग कुछ का आंसर आप लोग खुद बता दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ भैया कमेंट बॉक्स में बताइएगा 122 का। अगला नंबर प्रश्न बताइए 123 नंबर प्रश्न। देखिए विश्व जनसंख्या के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या विश्व की जनसंख्या के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए तटीय मैदान प्रायः संगणन जनसंख्या का शोषण पोषण करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा विश्व की जनसंख्या का वितरण के संबंध में कथन सी आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 124 नंबर प्रश्न बताइएगा, इसमें बोल रहा है विश्व प्रसिद्ध खनिज भंडारों अथवा खनन क्षेत्रों तथा उससे संबंधित प्रमुख धातुओं के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा सही सुमेलित अपन नहीं है, ये आप लोग को बताना। देखिए ए में आपका है पिलवारा क्षेत्र, मैग्नीज बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए बीआईपा प्रायद्वीपीय बॉक्साइट, ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी बी सी और डी आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। इसमें बोल रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 की ओर। बताइए निम्नलिखित भ्रंश घाटी झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। किसका बोल रहा है? देखिए भ्रंश घाटी झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा तुर्काना झील, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तंगानिका झील, ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर हो जाएगा चौथा हो जाएगा आपका मालवी झील, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए सही उत्तर है? तो देखिए सियाओ पाउलो राज्य, ये बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। देखिए नेग्रोस द्वीप, ये भी आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिए, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बस यही 2 क्षेत्र जो है सबका गन्ना क्षेत्र के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिए। बाकी ये दोनों आपका नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 127 की ओर। सूची 1 में द्वीप है, सूची 2 में अवस्थिति है। बताइए सुकोत्रा द्वीप कहाँ अवस्थित हैं? सुकोत्रा द्वीप आपका कहाँ अवस्थित है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, सुकोत्रा द्वीप आपका जो है, एक सेकंड रुक जाइए, सुकोत्रा द्वीप आपका कहाँ है? सुकोत्रा द्वीप आपका अरब सागर में है। क्या अरब सागर में सुकोत्रा द्वीप? हाँ बिल्कुल, सुकोत्रा अरब कहाँ है? तो अरब सागर में है। बताइए साइप्रस द्वीप आपका कहाँ है? तो साइप्रस द्वीप आपका जो है सो भूमध्य सागर में है। बताइए और अजोरेस द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बताइएगा गैलापागोस, ये आपको प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर। वीडियो रोकिए भैया, थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है, यहाँ सेट में लिखा हुआ कि ये आपका VVI क्वेश्चन था, इसलिए हमें बता दिए कि VVI क्वेश्चन है। अगला 128 नंबर प्रश्न देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में इन प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में द्वैत शासन के तहत हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाता था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। अपने आप से भी तो बताइए भी, अगर आप लोग सेट बना रहे हैं तो कितना नंबर आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था।
जो कि कथन एक आपका सही है। संविधान सभा के सदस्यों को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए, सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ना कि लोगों द्वारा। देखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये अगर कोई गलत कर देगा ना भैया तो पढ़ाने के लिए छोड़ देंगे हम। बिल्कुल सही है। देखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए इसका बोर्ड कौन सा सही है, तो 1 और 3 आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला हो जाएगा कैबिनेट योजना मिशन। ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा, उसका तो जगह संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये आपका दूसरा हो जाएगा। बताइए उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा, देखिएगा, प्रारूप समिति का गठन। क्या हो जाएगा, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? आपका 29 अगस्त, ये लिख देते हैं भैया, एक सेकंड, 29 AUG अगस्त 1947 को हुआ था। 1947 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। बताइए, अब उसके बाद आपका हो जाएगा ये चौथा, संविधान सभा का अंगीकरण। ये 26 नवंबर 26 NOV नवंबर 1949 को, 1949, ध्यान रखिएगा भैया। कैबिनेट मिशन योजना का आपका स्थापना कब हुआ था, तो ये 16 मई 1946 को हुए थे। 16 मई 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, ये बताइए, लास्ट का बताइए इसका कब हुआ था। तो ये आपका हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 131 की ओर। बताइए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन हेतु निम्नलिखित में से किसके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन का आवश्यक होता है। बताइए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन हेतु निम्नलिखित में से किसके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। तो ये आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उसके बाद आपका विधायी शक्तियों का वितरण, ये मूल अधिकार आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही उत्तर जो है। क्वेश्चन क्या था, कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक सेकंड भी, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 ऐसे मामले को उल्लेख किया है जिनके लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जिसमें संघीय संरचना को प्रभाव करने वाले प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों के लिए राज्य की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है मूल अधिकार के बारे में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा भी आप लोग। मूल अधिकार के लिए राज्य की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिए, केवल ये बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। क्या करना है, प्रश्न नंबर 32 आप लोग को मिलान करना है। सूची वन में क्या दिया हुआ, राज्य और लोकसभा सीटें हैं। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा भैया, तो हम तो सोच भी नहीं किए थे। बताइए, तमिलनाडु में आपको लोकसभा सीटें कितनी हैं, तब 39 हैं। इसको आदमी कैसे भूल सकता है भैया। कर्नाटक आपका कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो कर्नाटक में आपका 28 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में आपका 25 सीटें हैं। तेलंगाना में आपका 17 सीटें हैं। ध्यान रखिए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन तो भी हम देखबे नहीं कि। बिहार में कितने हैं, तो 40 सीटें, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40। ध्यान रखिएगा भैया, ये सब क्वेश्चन भैया बहुत ईजी क्वेश्चन ही है। अभिकथन एक है, कारण आर है। मतलब लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कितनी, अरे भैया एक सेकंड, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किसी सीट से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति किसी भी राज्य
या संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जातियों का सदस्य होना आवश्यक है। क्या अभिकथन ए का सही है? तो अभिकथन एक जो है सबका बिल्कुल सही है। अभिकथन ए का बिल्कुल सही। कारण आर में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य उनके लिए आरक्षित ना की गई किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, कारण आर भी जो है सबको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, हमको सही लग रहा है भैया। देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या आपका नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 134 की ओर। बताइए, दल बदल विरोध किससे संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए, दल बदल विरोध से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालानुक्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपका संविधान में 10वीं अनुसूची का समावेशन, पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो उसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का निर्वाचन सुधारों से संबंधित सिफारिशें, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, देखिए, कि होत हौलोहन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 135 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संसद संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किए गए थे? तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संसद के संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किए गए थे? किसके द्वारा पारित किए गए थे? तो आपका संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किए गए थे। तो आपका ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, ये आपका जो है सो संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किए गए थे। ध्यान रखिएगा, आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा, ध्यान रखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किया गया था। दहेज प्रतिषेध विधेयक, ये भी आपका जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 136 की ओर। बताइए, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक सेकंड रुक जाइए। भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन आपका सही है? कथन एक में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात वह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल क्या है? सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल आपका गलत है। कथन 2 में, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो राज्यसभा के सदस्यों सहित सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना अनिवार्य होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में कथन 2 आपका बिल्कुल सही है और एक आपका गलत है। चलिए ध्यान रखिएगा, अब जाना भी है हमको अभी खाना बनाने के लिए। अब खाना बनाएंगे और खाएंगे। आप लोग खाना खा लिए तो कमेंट कीजिएगा, हाँ भैया खाना खा लिए। मजाक मस्ती चल रहा है भैया, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में शून्यकाल के विपरीत प्रश्नकाल एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका उल्लेख सदन की कार्यप्रणाली के नियमों में नहीं किया गया है। क्या कथन एक आपका सही है? तो बताइए, तो अभी कथन एक जो है सबका सही नहीं है। देखिए, कथन 2 में परंपरागत रूप से प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और दिन के नियमित कार्य सूची पर चर्चा होने तक जारी रहता है, क्योंकि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 137 का। ध्यान रखिए, 138 नंबर प्रश्न बताइए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा, अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में अध्यक्ष को प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि और समय तय करने का अधिकार है। क्या अधिकार है? तो बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही। 2 में अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से पेश किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 की ओर। बताइएगा, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में आपका है
कौन सा कथन आपका सही, 4 भी देखिए आपका था भैया। दो मतलब अनुच्छेद 173 के अनुसार क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। देखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल को आहूत या उसका सत्तापोषण कर सकता है तथा राज्य विधानसभा में विघटित कर सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए वह राज्य विधान परिषद के एक षष्ठांश सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को में से मनोनीत करता है, बिल्कुल आपका सही है। 3 गलत है। वह निर्वाचन आयोग से परामर्श कर राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता पर प्रश्न का निर्णय लेता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। 139 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 4 आपका सही है। देखिए 140वां प्रश्न है, देखिए आपका क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। बताइए मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। और सही उत्तर आप लोग को बताना है, कौन सा आपका शामिल है, बताइएगा कौन सा आपका शामिल है। देखिए भारत के संविधान के प्रति उच्च श्रद्धा और निष्ठा, ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए मंत्री के रूप में विचाराधीन किसी भी मामले को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित या प्रकट न करना, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को इच्छुन रखना बिल्कुल गलत है। अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करना, ये भी बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री ली जाने वाली गोपनीयता के संबंध में, यहाँ ध्यान रखिएगा, गोपनीयता की शपथ में कौन सा कथन शामिल है, तो केवल 2 आपका शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 आपका सही है। अब यहाँ से भी आपका मैथ आने वाला है, मैथ को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। 141 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 141 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 142 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 142 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 का आपका सही उत्तर कौन सा, 145 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 145 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 146 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप लोग ये बनाइएगा भी यार, खुद बना के हमको बताइएगा कि आपका मैथ में पूरा सेट मारे होंगे तो कितना नंबर आया होगा, ये आप लोग को बताना है। देखिए 147 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 148 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 149 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 और आज का आखिरी प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो हो गया समाप्त भैया। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, MUCH, थैंक यू सो मच भैया।